अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 1882 की पहली वीडियो है। इसके अंदर हम प्रीएम्बल को सेक्शन 1 सेक्शन 2 को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ जो प्रॉपर्टी एक्ट है इसके अंदर ट्रांसफ़र का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। अच्छा, आगे देखते हैं प्रीएम्बल को। प्रीएम्बल में मैंने ये 3 चीज़ें हाईलाइट की है। एन एक्ट टू अमेंड लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टी। यहाँ जो ए है ये कैपिटल है, इधर जो ए है स्मॉल, जो ये कैपिटल ए वाला एक्ट है इसका मतलब क्या है, कानून। और ये जो स्मॉल वाला ए है एक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, अमल होता है। एक बात की आपको समझ आ गई। अगला यहाँ क्वेश्चन पैदा होता है कि इसका पूरे का तर्जमा क्या है। इसका तर्जमा ये है कि ऐसा कानून, ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या है, एक ऐसा कानून है, एन एक्ट है टू अमेंड। ये क्या करता है, चेंज करता है, अमेंड करता है, तरमीम करता है। किस में चेंज और तरमीम करता है, लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। वो उस उन कवानीन में जो किससे रिलेट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से। अब यहाँ अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किन किन जराया से हो सकती है। मैं अगली बात को आपको बाद में, ट्रांसफर हम कह सकते हैं सेल हो सकती है। दूसरा क्या, एक्सचेंज कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी के बदले आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लो। तीसरी चीज आप कहते हो क्या हो सकती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, आप कहते हो लीज पे दी जा सकती है कोई चीज। फोर्थ है मॉर्गेज, के प्रॉपर्टी को रखवा के, रहन पे रखवा के आप कर्ज ले लेते हो। पांचवी चीज आप कहते हैं इनहेरिटेंस में जा सकती है प्रॉपर्टी। और छठी चीज हम यहाँ कह देते हैं कि जनाब विल के जरिए भी इनहेरिटेंस में आता है। विल का होता है वसीयत के जरिए कि मेरे मरने के बाद किसको प्रॉपर्टी जाएगी। अब बात यह है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में मतलब लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, या पार्टी नहीं लिखा, पार्टीज लिखा है, IES लगाया, पार्टीज का मतलब कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है। तो अब याद रखें, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ उन लॉज को अमेंड करता है, उन लॉज पर मुश्तमिल है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कहते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे तक मुंतकिल हो जाना, इंतकाल हो जाना, ट्रांसफर करता है उस प्रॉपर्टी को। अच्छा, प्रॉपर्टी से क्या मराद, इसको आगे देखते हैं। अच्छा, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज एक्ट करेंगी अमल से, पार्टीज के अमल से, मतलब इसमें ये याद रखिए, इसको हम इस तरह करते हैं कि ये दो जिंदा लोगों के दरमियान, ए से बी में अगर जा रही है प्रॉपर्टी ट्रांसफर, तो ये क्या होने चाहिए, जिंदा लिविंग पर्सन के दरमियान। तो इसको हम लैटिन टर्म में इंटरवाइवोस कहते हैं, बिटवीन लिविंग पर्सन्स, के दो जिंदा लोगों के दरमियान। अब जो इनहेरिटेंस है आपको पता है ये भी मरने के बाद होती है, और विल के वसीयत ये भी मरने के बाद होती है। तो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इन दोनों को निकाल देते हैं। इनहेरिटेंस को भी हम कहते हैं ये नहीं आएगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, और जो वसीयत है विल ये भी नहीं आएगी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में मेन जो हम चीज़ें देखेंगे ये सेल, लीज, एक्सचेंज, मॉर्गेज वगैरह देखेंगे। अब आगे आ गया एक्ट ऑफ पार्टीज से क्या मुराद है। याद रखिएगा ट्रांसफर की भी दो किस्में हैं। ट्रांसफर की भी टू टाइप्स हैं। एक टाइप क्या है, एब्सोल्यूट है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी मुकम्मल हो जाती है। और दूसरी है जो एब्सोल्यूट तो नहीं है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि पार्शियली राइट ट्रांसफर करते हो। जैसे आप रेंट आउट कर दो प्रॉपर्टी, तो उसके नाम तो नहीं हो जाती, लेकिन प्रॉपर्टी पे ऊपर यूज ऑक्यूपाई तो कर रहा है। तो अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। प्रॉपर्टी इसके अंदर याद रखना कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत होता है ना, उसके अंदर पहली चीज तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी आपकी, जमीन जायदाद जितनी भी है जो मूव नहीं हो सकती एक से दूसरी जगह। इसके अंदर आप आगे जाके देखोगे जो मूवेबल प्रॉपर्टी है के लिए अलग से कानून मौजूद है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के हवाले से है मेन। अब इसका आ गया सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आप जितने भी कवानीन बेटा आगे आप पढ़ेंगे, इसमें 3 चीजें लाजमी आपको मिलेगी। पहली चीज क्या होती है, शॉर्ट टाइटल, इसे मैं सिर्फ टाइटल लिख रहा हूँ कि इस कानून का नाम क्या होगा। दूसरी चीज आपको मिलेगी कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कहते हैं किस डेट से ये जो कानून है ये नाफज होगा मुल्क के अंदर। तीसरी चीज देखते हैं एक्सटेंट, और ये कितने इलाके पे, इसका दायरा कार कितने इलाके के लिए ये होगा, क्या पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, किसके लिए होगा। बेटा पहली बात आपने इसके अंदर बेटा ये याद रखनी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि जो है ना हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये फेडरल लॉ नहीं है। फेडरल लॉ वो कवानीन होते हैं जो पूरे पाकिस्तान के लिए हों या इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए हों, ये दो चीज़ें। तो ये जो हमारा लॉ, ये कौन सा लॉ है, प्रोविजनल लॉ है। तो जो प्रोविजनल लॉ होता है उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी सिर्फ किस हद तक होती है, एक सूबे के हद तक होती है। तो उधर तो से काफ़ी लंबी बातें लिखी हैं, तो इधर हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ एक
प्रोवेंस की हद तक है। मैं इसको भी एंड पे वर्डिंग पढ़ के भी आपको सुना दूंगा, साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात आती है कि इसका टाइटल क्या है। इसका टाइटल में क्या है कि इस एक्ट को उसका दिस एक्ट मे बी कॉल्ड, मे कहा जा सकता है, शैल नहीं कि हर बार कहना, मे आप कह सकते हो, क्या कहते हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसे सिंपल इसी को कॉपी कर दिया है। अब कमेंसमेंट है, किस डे से ये कमेंस होगा, नाफजुल अमल होगा, ये एमसीक्यूज आपका 1 डे ऑफ जुलाई। कौन से जुलाई को? 1882। 1 डे ऑफ जुलाई 1882 से पूरे प्रोवेंस के ऊपर, पाकिस्तान नहीं। अब क्योंकि प्रोविजनल है तो प्रोवेंस, अब प्रोवेंस में अगर आप अमेंडमेंट लोगे बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान का वर्ड लिखा होगा। अब मैंने आपको इस तरह कहा था कि एक्सटेंट को अंदर मैं आपको थोड़ा सी वर्डिंग पढ़ के बताऊंगा कि ये लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो दिस एक्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ may by notification in the official gazette be extended to the whole or any part of a province। कि अब क्या कर सकता है कि गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन दे सकते हैं ऑफिशियल गैजेट के अंदर। अच्छा, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? ये गैजेट ऐसा होता है जिसके अंदर पूरे साल के जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किए होते हैं वो देती है, ताकि आवाम को पता लग सके क्या नोटिफिकेशन आया है। जिधर नोटिफिकेशन बोर्ड होता है, ये नोटिफिकेशन गैजेट है एक किस्म का। तो अब इसमें क्या करती है प्रोविजनल गवर्नमेंट, या तो पूरे प्रोवेंस पे या एनी पार्ट देर या उसके किसी हिस्से पे नाफजुल अमल कर सकती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को। फिर आगे वो बात कर रहा है एंड द कराची डिवीजन बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट, या उसकी कराची जो डिवीजन है उसके ऊपर। बहरहाल जो कराची डिवीजन वाला है ये तो उसके लिए था सिंध के लिए, लेकिन अब क्योंकि पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर तो ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके अंदर जो मेन चीज़ पे मेरा फोकस है वो ये है, एंड एनी प्रोविजनल गवर्नमेंट, सेकंड पैराग्राफ पर देखिएगा, इधर सेकंड पैराग्राफ अपनी बुक्स लाजमी बेटा परचेज कर लें, बुक्स के बगैर आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। एंड एनी प्रोविजनल गवर्नमेंट में क्या करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्तन फवक्तन, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, के अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन के जरिए एग्जेम्प्ट कर सकती है। एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है बेटा? एग्जेम्पशन का कि किसी भी इलाके को कह सकती है कि उसके ऊपर ये नाफजुल अमल नहीं है, कि इसका इतलाक नहीं होगा, कि हमारा जो ये पार्टिकुलर कानून है तो इसका क्या होगा, इतलाक नहीं पाया जाएगा किसके ऊपर, जो जिसको भी ये एग्जेम्प्ट कर दे। अब दो वर्ड आगे रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, इन दो वर्ड्स को हम यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, एक्सटेंट को हम देख रहे थे। एक्सटेंट के अंदर तो पहले तो हमने देखा कि इसका किसी भी पूरे सूबे के अंदर या सूबे के भी किसी हिस्से पे इतलाक होगा। अब एक्सटेंट के अंदर हमें दो वर्ड आगे मिलते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। इन वर्ड से पहले इनका मैं बैकग्राउंड ये बता दूं कि वो कहता है कि गवर्नमेंट किसी भी इलाके को जो अपने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के अंदर एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकती है। क्या कर सकती है? एग्जेम्प्ट कर सकती है कि उन पे इस जो एक्ट है इसका इतलाक नहीं होगा, या तो पूरे प्रोविंस के ऊपर या एनी पार्ट देयर ऑफ, या उसके किसी हिस्से के ऊपर, कि इसका इतलाक नहीं होगा। इतलाक नहीं होगा। कैसे इतलाक नहीं होगा? या तो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा या प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिवली का बेटा मतलब क्या होता है? इधर हम ये समझ रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली कहते हैं कि कानून में हमने देखा है 1 जुलाई को बना है 1882 को। अब वो गवर्नमेंट कहती है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिवली इतलाक होगा। अगर कहती है तो अब इसका इतलाक इससे मुराद है कि 1 जुलाई से पहले जनवरी 1882 से हो सकता है इसका इतलाक कर दे गवर्नमेंट, अगर चाहे नोटिफिकेशन में। कि जो केसेस हैं हमारे जनवरी 1882 के या जनवरी 1880 के पुराने केसेस हैं, उनके ऊपर भी क्या होगा, इसका इतलाक होगा, वो इस कानून के मुताबिक चलेंगे। बेटा बात ये याद रखनी है, जो कानून रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट रखता है कि जिस डेट को आया उससे पिछली जो डेट है, पिछली जो साल है, उनमें भी अगर वो अपना असर रखे, इसे बुरा कानून समझा जाता है। कौन सा कानून समझा जाता है? बैड लॉ, कि कोई अच्छा कानून नहीं है। अच्छा कानून वो होता है जिसका प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट हो। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि कानून तो बन गया है ये 1 जुलाई को, अगर ये 1 जुलाई को कानून बना है तो इसका जो इतलाक है वो इससे अगली डेट पर हो। ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के एंटोनियम है, ओपोजिट है, रेट्रोस्पेक्टिव में है, एक दूसरे के क्या है? ओपोजिट है। अब वो कह रहा है प्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई के बाद से। अब बाद से कौन सी डेट हो सकती है? अगस्त हो सकती है 1882, 1883 हो सकती है। ये क्या है? रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट वाला, ये कंट्राडिक्ट करता है इसी ला के, खुद वो हम सेक्शन 2 के अंदर देख लेंगे। तब वो बात करता है गवर्नमेंट अगर चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी एरिया को रेट्रोस्पेक्टिवली भी, कि पिछला जो साल गुजरे उनमें इसका तलाक होगा या नहीं,
या प्रोस्पेक्टिवली भी कर सकती है आगे किसी वक्त भी। अब 2022 के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2022 में भी गवर्नमेंट कर सकती है किसी पार्ट को। अच्छा, वो किस तरह होगा, आगे से लिखा है कि या तो कह सकती है कि ये जितना पूरा एक्ट है पूरे का इतलाक नहीं होगा, कि पूरा माफ है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जनाब लाहौर के अंदर तलाक नहीं होगा, या वो कह सकती है कि जनाब इसके 10 सेक्शन 20 सेक्शन जो भी मुतलका सेक्शन ऑफ नोटिफिकेशन में लिखे इनका इतलाक नहीं होगा। फिर आगे वो बात कर रहा है नथिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग पार्ट, फोरगोइंग कहते हैं जो पीछे बयान कर दिया है, ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड 3, ये चीज़ें आगे हम पढ़ लेंगे, शेल नोट एक्सटेंड और भी अब वो कह रहा है कि गवर्नमेंट है जो आपकी वो इस कानून को जो उसका सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 3 59 जो आगे लिखे हैं पढ़ लीजिएगा, थर्ड पैराग्राफ है, इनका इतलाक उन एरियाज पे नहीं होगा मुल्क के, या उन पर जो सूबे के एरियाज हैं उस पर इतलाक नहीं होगा जिनको रजिस्ट्रेशन एक्ट से एग्जेम्पशन कर देगी। इसकी वजह क्या, देखो बेटा जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी ने एक से दूसरे के नाम जाना है तो किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए जैसे हम रजिस्ट्री कहते हैं इंतकाल पास हो किसी के नाम तो ही जा सकती है। अगर कोई बंदा किसी बंदे को नाम ट्रांसफ़र करता है ज़मीन और उसका कोई उसके पास सबूत ही नहीं है, कोई वो हुकूमत के कागजात में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो थर्ड जो पैराग्राफ है वो इसी चीज़ से बचत के लिए कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है इस एक्ट को उधर उधर तलाक नहीं करेगी जहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट नाफज नहीं, जहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है मतलब वहाँ पूरा एक रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नहीं है कि किस तरह किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 2 आ गया। सेक्शन 2 के अंदर ना उसने ये 5 से 6 बातें लिखी हैं। पहले ही हम देखते हैं इसकी हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं रिपील ऑफ एक्ट, रिपील कहते हैं मनसूख करना, कि ख़त्म कर देगा। जिस तक कुरान पाक है अपने से आने वाली पहली शरीयत को और पहली कुतब को उनको क्या कर रही है, रिपील कर रही है, मनसूख कर देती है। तो इस तरह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है अपने से पहले वाले जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज हैं, उन्हीं का कर देगा, रिपील कर देगा। अब वो कौन कौन से लॉज हैं वो सेकंड शेड्यूल में लिखे हैं, मैं वीडियो के एंड पर भी आपको पढ़ के भी सुना दूंगा, बल्कि मैं आपको इधर सुनाता हूँ। वो हेनरी 8 एलिजबेथ C5 एलिजबेथ C6 ये लॉज हैं। फिर उसने क्या वो किस हद तक मनसूख होकर जितना लिखा है, तो आप अगर सेकंड शेड्यूल में देखें तो उसने हाथ जो लिखे हैं एक्सटेंड टू रिपील, उसके नीचे लिखा होल होल, वो मुकम्मल ही रिपील है। फिर आगे वो कह रहा है सेविंग सर्टेन इनेक्टमेंट्स। सेविंग का मतलब होता है ये किन किन इनेक्टमेंट भी कवानीन, किन किन कवानीन को ये क्या करेगा, सेव करेगा, बचाएगा, महफूज रखेगा, कि वो मनसूख नहीं है, वो जिस तरह चलते आ रहे हैं वैसे ही चलेंगे। वो कौन कौन से है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इंसिडेंट्स, इंसिडेंट कहते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी अगर टर्म एंड कंडीशन है या कोई भी रिलीफ अगर कोर्ट से मिला है तो हम उसे इधर क्या समझेंगे, इंसिडेंट समझेंगे। बेटा अगली बात आई थी राइट, राइट कहते हैं हक को। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, समझ लो लायबिलिटी ड्यूटी कह लो, अगर किसी का हक है तो दूसरे की समझ लो लायबिलिटी है। मैं सिंपल, वैसे तो ड्यूटी होता है, अगर आपने भी जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ी तो इधर आप लायबिलिटी भी समझ लो, लेकिन लायबिलिटी क्योंकि एक वाइड कॉन्सेप्ट है तो आपकी आसानी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का हक है तो अगले की लायबिलिटी। मिसाल के तौर पर आपने प्रॉपर्टी बेची तो आपका हक है कि आपको पैसे दिए जाएं, तो उस बंदे की लायबिलिटी होगी, आपका हक होगा तो अगले बंदे की होगी जिम्मेदारी होगी कि वो आपको क्या दे, पैसे दे। अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा और डीप पढ़ लें। इसके अंदर से अगर 4 से 5 बातें लिखी, पहले तो रिपील में आपने देख ली कि उसने क्या कर दिया, जो इससे पहले वाले लास्ट से वो रिपील है। अब कौन कौन सी इनेक्टमेंट को उसने सेव किया है, पहली इनेक्टमेंट वो सेव है जिसे वो कहता है ये एक्सप्रेसली, जिसे ये एक्सप्रेस का मतलब है वाजिया तौर पर, जिसे एक्सप्रेसली रिपील नहीं कहता, जिसे जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है रिपील नहीं कहता, तो वो वाले कवानीन क्या इनेक्टमेंट कहते हैं, वो कवानीन को, वो वाले कवानीन भी चलते रहेंगे। पहली बात हमें ये मिल गई। अब हम देखते हैं दूसरी बात क्या है। दूसरी बात वो कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना उसके अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किसी भी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, जिस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, वो भी क्या है, सेव है। कॉन्ट्रैक्ट इंसिडेंट में सिंपल लिख देते हो दूसरे नंबर पे, तो वो भी क्या है, सेव है, उसको भी आप छेड़ोगे नहीं। तीसरा वो कह रहा है जो हमारे पहले वाली बात से कंट्राडिक्ट कर, वो ये है कि अगर कोई भी राइट कोई भी लायबिलिटी, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ज़मीन बेच दी किसी बंदे को इस कानून के आने से पहले, उसमें कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रखी जो इस कानून से मुतजाद हैं, तो वो ये कानून कह रहा है कि उनको भी सेव है, वो भी वैसे ही चलेंगी जैसे चलती आ रही हैं,
कि वो, लेकिन शर्त क्या, वो किस तरीके से पहले बनी है, इस कानून के आने से पहले बनी है। अब डी पे बात कर रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है उसे कोर्ट ऑर्डर, जिसे कहते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोर्ट ऑर्डर या ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ कहते हैं कि कानून के जरिए, कानून के जरिए कैसे कि प्रॉपर्टी आपकी थी, किसी ने केस कर दिया कि ये मेरी है, अगर अदालत ने उस बंदे को ट्रांसफर कर दिया है, हालांकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर दो पार्टीज का होना जरूरी है। अब इधर अदालत ने आपकी मर्जी के खिलाफ अगर दे दी है तो आप तो एक पार्टी ना हुई, तो वो उसे भी क्या कह रहा है कि ये एक्ट है, नहीं छेड़ेगा। चौथे नंबर पे वो जो बात कर रहा है कि जो मुस्लिम लॉज हैं, कौन से लॉज, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहते हैं, मुस्लिम लॉ है जो रिलेट किससे करता है, प्रॉपर्टी से। ये ज़्यादातर कौन सा इसमें आता है, गिफ्ट वाला हम देखें, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि गिफ्ट का किस तरह आपने किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो कौन कौन सी प्रोविजन लगेंगे। तो फिर वो बात कर रहा है सेक्शन 2 के अंदर, जो मुस्लिम पर्सनल है, जो इस्लामी कवानीन है गिफ्ट के वाले से या प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के वाले से, अगर वो कहीं आ जाए और उनका जो मुतदाद हो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, कहीं हम समझते हैं कि इस्लामी कानून और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक दूसरे से क्लैश कर रहा है, तो वहाँ कौन सा कानून लगेगा बेटा, मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी इस्लामी कानून को तरजीह दी जाएगी। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को तरजीह नहीं दी जाएगी। बेटा ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।